द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनजीओस के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स कहते हैं ना हम, उसके पार्ट्स, उसके हिस्से, या जो उसको बना रहा है, तो वो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। कहते हैं कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट पॉलिसी है किसी भी एनजीओ की, वो किस उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है? Accounting procedures are the methods that the organization has adopted, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स को अडॉप्ट करती है। अब वो मेथड्स कौन से हैं, क्यों अडॉप्ट करती है वो मेथड्स? फॉर मेंटेनिंग डेली अकाउंट्स, कि कोई भी अगर एनजीओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली कोई अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो उन अकाउंट से रिलेटेड उस अकाउंट्स को मेंटेन करना, ठीक है, एंड टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, वो किस में आता है? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर। ऐसे मेथड जो कि ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है ताकि वो अपने डेली अकाउंट्स को मेंटेन करे, एक तो मेंटेन करना भी, और दूसरा डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करना, तो वो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में आता है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी का। अब यही जो अकाउंटिंग सिस्टम है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या अगर हम स्पेसिफिकली हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की बात आती है? नंबर वन इज, यू कैन से द इम्पॉर्टेंट पार्ट, या डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं या एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज फंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अब फंडिंग एग्रीमेंट क्या है? फंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कि ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा आप ये कह सकते हैं जो कि किसके दरमियान होता है? बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसके दरमियान साइन किया जाता है? बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि वो फंडिंग एग्रीमेंट है ना, वो ये बता रहा है कि ये जो एनजीओ है इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना फंड ले रही है। अब अगर वो फंड लिया जा रहा है तो वो फंड किस यू कैन से शर्तों की बिना पे उनको दिया जा रहा है, वो जो फंडिंग एग्रीमेंट है वो किस तरह से इन प्लेस यू कैन से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो किस तरह से, किस वजह से वो फंडिंग दी गई है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो फंडिंग दी गई है। तो फंडिंग एग्रीमेंट क्या होती है? इट इज द एग्रीमेंट विच इज बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर इन चीजों का होना शामिल जरूरी है, ठीक है। क्या? डिलीवरेबल्स। अब डिलीवरेबल्स हमारे पास क्या है? कि वो गुड्स जो कि क्वांटिफाइबल गुड्स और सर्विसेज दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, कि उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर ये बता दिया जाता है कि कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उस एनजीओ को। जो डोनर है वो डोनर जो है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्लियर मेंशन ऑफ ऑल द डिलीवरेबल्स दैट आर एग्रीड बिटवीन द डोनर एंड द एनजीओ, के डोनर एनजीओ को कौन कौन सी चीजें देगा, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। फिर दूसरा क्या मेंशन करना जरूरी है? द बजट ब्रेकअप। बजट ब्रेकअप क्या है? जैसे शुरू में आपको मैंने एग्जांपल दी, एक सैंपल दिखाया जिसमें उन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था किस तरह से, कि कितना फंड हमें मिला है, तो किन किन एक्टिविटीज पे कौन सा कितना हमने फंड लगाना है, ठीक है। तो हेल्प इन स्पेंडिंग एज पर द एलोकेटेड फंड्स, ये हेल्प आउट कर रहा होता है। बजट ब्रेकअप स्पेसिफाई कर रहा होता है कि अगर हम आपको फंड दे रही हैं तो इस फंड में इतना पैसा आपने फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाना है, इतना पैसा आपने प्रोजेक्ट पे लगाना है, इतना पैसा आपने फॉर एग्जांपल सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने पे लगाना है। तो ये जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि किस एक्टिविटी के लिए कितना फंड है, ठीक है, और ओवर एक्सपेंडिचर से बचाने के लिए। डेडलाइंस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, कि जो फंडिंग एग्रीमेंट हुआ है कि वो उस एनजीओ ने क्या किया है, किसी डोनर से एक फंड लिया है, ठीक है, डोनर से फंड ले रही है और उस फंड किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रही है कि ये प्रोजेक्ट हमने करना है, ये प्रोजेक्ट हमने 2 साल में कंप्लीट करना है, 3 साल में कंप्लीट करना है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है किसी उन डोनर और एनजीओ के दरमियान में, तो वो उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक ये एग्रीमेंट उन दोनों के दरमियान में रहेगा।
रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या है? रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स उसमें क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि आइदर जो फाइनेंशियल डीलिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो जो एनजीओ है वो डोनर्स को मंथली पे देगा, क्वार्टरली देगा या एनुअल रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। तो ये उसमें मेंशन होना जरूरी होता है उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर कि वो कितना उनको मंथली मतलब हो सकता है उनको मंथली रिपोर्ट्स देंगे, क्वार्टरली देंगे या एनुअल रिपोर्ट्स देंगे। फंड रिलीज स्केड्यूल, अब पूरा फंड रिलीज स्केड्यूल बताया जाएगा। जैसे अगर उस एनजीओ को 2 मिलियन दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल उसमें फंड रिलीज स्केड्यूल दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल जनवरी में आपको 500,000 दिया जाएगा, आपको फिर जून में आपको फिर बाकी 0.5 मिलियन दिया जाएगा, फिर दिसंबर में आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा जो लेफ्ट आउट होगा जैसे 1 मिलियन है वो कंप्लीटली आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो फंड रिलीज स्केड्यूल है कि कितना फंड कब दिया जाएगा वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ पेमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन, कि कौन सा प्रोसीजर होगा कि पेमेंट्स अगर रिलीज करनी है, अगर पेमेंट्स उस एनजीओ को कोई डोनर दे रहा है तो वो कब देगा और कैसे देगा। आइदर दे आर गोइंग टू गिव देम दैट पेमेंट इन लाइक हार्ड फॉर्म, उनको इस तरह दे देगा, या उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा या उनके अकाउंट में भेज देगा। तो वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर डिमार्केशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एड, कि जो फंडिंग एग्रीमेंट है उसमें बता दिया जाएगा कि उनकी एड कौन सी है, फाइनेंशियल एड है या नॉन फाइनेंशियल एड है। ओके, लेट मी शो यू। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक फंडिंग एग्रीमेंट दिखाऊंगी। अच्छा, फंडिंग एग्रीमेंट आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था फंडिंग एग्रीमेंट। ओके, दिस इज अ फंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। और इस फंडिंग एग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक एनजीओ, एक गवर्नमेंट कोई एजेंसी है और एक एनजीओ के दरमियान में ये फंडिंग एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये बताया हुआ है, आर्टिकल्स डिफरेंट बताए हुए हैं कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होगा, डिफरेंट टर्म्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं कि अगर हम फंड दे रहे हैं तो वो उसका मकसद क्या है। फिर यहाँ पे आगे इन्होंने एक्सपेंडिचर्स भी बताए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनजीओ फंड, अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हम कितनी अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, और वो अमाउंट किधर किधर कहाँ खर्च करनी है, राइट। तो ये स्पेसिफाई कर रही है कि ये फंडिंग एग्रीमेंट बता रही है कि किस एनजीओ ने कौन सा पार्ट कहाँ कवर करना है। इसी तरह से अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सब प्रोजेक्ट्स, कि अगर एक मेन प्रोजेक्ट है तो उस मेन प्रोजेक्ट के बाद सब प्रोजेक्ट है तो उसमें ये देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि 90% वो कवर करेगा सब प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10% कहाँ पे खर्च हो रहा है, राइट। तो ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कितनी अमाउंट दी गई है, वो अमाउंट कहाँ खर्च करेंगे आप और किस तरह से करेंगे। आपने एडवांस पेमेंट अगर होगी तो वो कब होगी, ठीक है। आगे फिर है प्रोक्योरमेंट है, आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस एनजीओ के मेंबर्स की, वो कौन सी होंगी। या आपको मैं दिखाती हूँ एक, यहाँ पे इन्होंने जैसे ये बजट है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे बजट इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, रिक्वेस्टेड ग्रांट कितनी है, कि कोई प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करना था, उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कितनी कॉस्ट मिली है, कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, लेकिन उनको रिक्वेस्टेड ग्रांट ग्रांट इन्होंने इतने के लिए ग्रांट कितने परसेंट दिए, 85% उनको ग्रांट दे दी है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बजट किसको कितना मिलता है और वो कैसे उसको खर्च करेगा। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए रिगार्डिंग के वो फंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। एनजीओज अगर किसी मुल्क में काम कर रही होती है ना, तो वो उस मुल्क में वहां पे के उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एनजीओज के ज्यादातर जो एनजीओ होती हैं उन बैंक्स में अपने अकाउंट्स खुलवाती हैं जहाँ पे जो बैंक्स हैं वो रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली उस कंट्री के अंदर।
अगर वो बैंक उस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो फिर प्रॉपरली एनजीओ के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसी बैंक को सिलेक्ट किया है, चूज किया है जो बैंक इलीगल है फॉर एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक। अब बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस की बात करें तो बैंक अकाउंट्स क्या है, टिपिकली ओपन्ड इन नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स। ठीक है, अकाउंट वो लोग किन बैंक्स में खोलती हैं, उन बैंक्स में एनजीओ अपने अकाउंट्स खोलती हैं जो कि बैंक्स उस कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, या वो बैंक जो कि ऑथराइज्ड होते हैं बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, या यू कैन से कि वही कि जो लीगली ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, या लीगली उनको अलाउ किया जाता है उसी किसी कंट्री के अंदर फंक्शनिंग के लिए। डिपेंडिंग ऑन द लॉज रिलेटेड टू द कंट्री वन कैन ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रजिस्टर्ड एनजीओ। ठीक है, अब अगर किसी एनजीओ ने अपना अकाउंट खुलवाना है किसी कंट्री के अंदर तो वो कैसे खुलवाएगी, वो उस एनजीओ के उस मुल्क के जो लॉज हैं उस लॉज के मुताबिक उस तरीके से फिर अपना अकाउंट वहां पे खुलवाएगी। ठीक है, ये बैंक अकाउंट्स की बात है। नेक्स्ट किसकी है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज। ठीक है, कि बैंक अगर ट्रांजेक्शन्स हो रही है, अगर बैंक की पेमेंट्स अगर उनके पास रिसीव हो रहे हैं, फंड्स रिसीव हो रहे हैं, वो फंड्स वहां से निकलवा रहे हैं, पेमेंट्स निकलवा रहे हैं, पेमेंट्स खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर सिग्नेचर या तो कोई एक बंदा सिग्नेचर कर सकता है, किसी एक ऑथराइज पर्सन के की यू कैन से कि उस ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, या टू सिग्नेटरीज हो सकते हैं। पॉलिसी क्लियरली स्पेल्स आउट हु इज ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ऑल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी इट्स बैंकिंग, ये बेकिंग यहाँ पे मिस्टेक आ गई। ठीक है, सो क्या कि जितनी भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके जितना भी सिग्नेटरी होगा वो पहले से पॉलिसी बता देगी कि ये ऑथराइज सिग्नेटरी है, ये बंदा इस चीज का जिम्मेदार है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मैनेज बैंक ट्रांजैक्शंस, अब बैंक की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन का काम हो रहा है बैंक में उस एनजीओ का और उस डोनर यू कैन से डोनर एजेंसी के साथ भी, तो वो क्या है कि बैंक की जो जितनी भी रिसीट्स हैं दीज आर एक्नॉलेज्ड बाय डिलीवरिंग एन ऑफिशियल रिसीट। ठीक है, कि अगर बैंक की जो रिसीट है, अब बैंक से अगर कोई अमाउंट निकाली जाती है तो वो अमाउंट अगर निकाली जा रही है तो वो उसको कैसे एक्नॉलेज किया जाएगा कि उससे रिलेटेड एक ऑफिशियल रिसीट बना दी जाएंगी और उसके ऊपर क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा सारी डिटेल कि वो किस डेट की है रिसीट। ठीक है, या किस डेट पे वो चेक डिपॉजिट हो रहा है उस बैंक के अंदर, और या फिर इसके अंदर ये भी है कि पॉलिसी आल्सो मेंशन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल बैंक ट्रांजेक्शंस। वही चीज कि जितनी भी बैंक ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उन बैंक ट्रांजेक्शंस को कौन देखेगा, कैसे देखेगा, अगर कोई रिसीट्स आपके पास हैं तो उन बैंक रिसीट्स के साथ ऑफिशियल रिसीट्स को भी डिलीवर किया जाएगा। इसकी भी आपको एक एग्जांपल मैं शो करती हूँ। ठीक है, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो बताई हुई है। अच्छा ये देखें, ये शो कर रहा है बजट ब्रेकअप। ठीक है, कि बजट ब्रेकअप है, पर्सनल के ऊपर कितना लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस के ऊपर कितना लगाया है, ओपन कॉल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपर्ट्स के ऊपर कितना लगाया है, तो ये आपको शो कर रहा है। अच्छा मैं आपको दिखा रही थी ऑथराइज सिग्नेटरीज, अच्छा इसमें मौजूद है, ये देखें ये रिसीट है, ये देखें बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, तो ये रिसीट्स हैं। ठीक है, और इस रिसीट्स के नीचे क्या है, ऑथराइज सिग्नेटरीज है, ये आप देखें, ये ऑथराइज सिग्नेटरी अब यहाँ पे दो हैं। ठीक है, एक ऑथराइज सिग्नेटरी प्रेसिडेंट है और एक ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो सेक्रेटरी है। राइट, तो ये शो कर रहा है कि कैसे कितने सिग्नेटरीज एक एनजीओ जो है वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो सिग्नेटरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो कितने होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कैश हैंडलिंग एंड ट्रांजैक्शंस। अब बैंक अकाउंट्स किस लिए बनाए जाते हैं, जब उनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ यू कैन से कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है
तो वहां पे बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। या उसके अलावा अगर कैश है, ठीक है, अगर कैश उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश इन हैंड है, तो वो उस कैश को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि समटाइम्स कुछ एनजीओज ऐसी होती हैं, ऐसे इलाकों में ऑपरेट कर रही होती हैं जहां पे एक्सपेंसेस स्मॉल होते हैं, ठीक है, या जहां पे बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे कैश अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स को कैसे किया जाएगा। और जो कैश ट्रांजेक्शन अगर की जा रही है, कैश पेमेंट अगर की जा रही है, तो वो कैश पेमेंट जिस कंट्री में वो एनजीओ काम कर रही होगी ना, वो कैश पेमेंट का जो तरीका होगा या प्रोसीजर होगा, वो उस कंट्री के लॉज के मुताबिक उस तरीके को अपनाएंगे। डेली कैश बैलेंस क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस आर एंटर्ड अंडर डेली कैश बैलेंस, ठीक है। डेली कैश बैलेंस अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारे पास, अगर आज हमारे पास कैश इतना था, तो आज कैश हमारा कितने अमाउंट पे क्लोज हुआ है। और उस कैश बैलेंस के ऊपर जो साइन करेगा, वो कौन साइन करेगा, वो अकाउंटेंट साइन करेगा। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक्स, अगर कैश विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो कैश विड्रॉल है उसको कौन साइन करेगा, उसको फिल किया जाएगा और उसको साइन किया जाएगा। स्टाफ के लोग उसको साइन करेंगे, जो कि मेन ऑथराइज पर्सन होगा, या जो कैश को हैंडल बंदा कर रहा होगा उसको साइन करेगा। कैश पेमेंट्स की बात की जा रही है कि अगर कोई पेमेंट्स की जा रही है तो वाउचर्स, ठीक है, वाउचर्स हैं, पेमेंट वाउचर्स हैं कि हमने फॉर एग्जांपल इस एनजीओ ने एक यू कैन से कि जो कि एजुकेशन के लिए काम कर रही है, उसने बुक्स खरीदी हैं, ठीक है। अब उसने जो बुक्स खरीदी हैं, उसने कोई पेमेंट वाउचर बनाया है, वो उस पेमेंट वाउचर के ऊपर एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर लिखा होगा और उसको वाउचर से एक रिस्पॉन्सिबल बंदे से ऑथराइज से साइन करवाएगा कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए और मैंने इतनी अमाउंट इस बंदे को देनी है। तो उसके ऊपर, उन कैश पेमेंट्स के ऊपर जो उस पेमेंट को रिसीव करेगा उसके भी सिग्नेचर होना जरूरी है। फिर वो जो वाउचर है, उस वाउचर को फिल करना और रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कैश वेरिफिकेशन भी होती है कि यू हैव टू वेरीफाई द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। मंथ के आखिर में कैश बैलेंस को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर इस वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये पता चल जाए कि मेरा पास कैश तो इतना था, मेरी जो ड्यूटी रखी गई थी उस कैश के को इतना इस्तेमाल करना था, या अगर ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो क्यों इस्तेमाल हो गया, या आप लोकेट ही नहीं कर पा रहे कि जो दरमियान में जो घपला हुआ था ये कैसे हुआ है, राइट। तो कैश वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स किस चीजों से रिलेटेड है, कैश हैंडलिंग एंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है? प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है कि प्रोक्योरमेंट इज द परचेज ऑफ वर्क, एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोक्योरमेंट ऐसा तरीका है, ऐसा यू कैन से वे है जिसके अंदर एक एनजीओ जो है वो कुछ फॉर एग्जांपल कोई चीजें खरीदना चाह रही है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रही है, तो वो कैसे खरीदेगी, ठीक है। अगर वो तो इससे रिलेटेड उस चीजों की खरीद से रिलेटेड परचेज है, ठीक है। चीजें अगर खरीदनी है तो वो चीजें कैसे खरीदनी है, तो खरीदने के लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है। क्या कि जो परचेज है इट डू नॉट एक्सीड द बजट अप्रूव्ड या बजट प्रोवाइडेड, कि आपको बजट दिया गया था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, आपको 100 रुपीज दिए गए थे कि इसी 100 रुपीज के अंदर आपने पेन्स खरीदने हैं, ठीक है। तो आपने 120 के नहीं खरीदने पेन, तो जितना आपको बजट दिया गया है उसी बजट के अंदर रहते हुए आपने उन चीजों की खरीद करनी है, ठीक है। टू इंश्योर परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंफर्म विद क्वांटिटी एंड प्राइस स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, कि जो ऑर्डर दिया गया था कि हमें जो पेन चाहिए फॉर एग्जांपल वो हमें ब्लू पेन चाहिए और हमें वो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर एग्जांपल 12 चाहिए, 10 चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो उसकी सारी जो क्वालिटीज है वो मेंशन कर दी जाएंगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो परचेज किया जाएगा उस चीजों को उसी के हिसाब से परचेज किया जाएगा। करेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ करेक्ट क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। सही चीज खरीदी जाएगी, उसकी ठीक
जो क्वालिफिकेशन या क्वालिटी बताई है उसके मुताबिक। बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी इज अचीव, कि आपने उस मनी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी चीज खरीदी है। प्रोसेस इफ सेफ, अगर आपका तरीका सेफ होगा तो आप फ्रॉड का जो रिस्क है उससे बच सकते हैं। अगर तरीका आप जल्दी अपनाएंगे तो जो प्रोग्राम की जो नीड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एनजीओ को कहा जाता है, उसने एजुकेशन से रिलेटेड उसका कोई प्रोजेक्ट है और उसके साथ ये उसकी ड्यूटी अटैच है कि उसने बुक्स खरीदनी है, ठीक है। तो अगर उस बुक खरीदने का तरीका और बुक्स को चूज करने का, बजट एलोकेट करने का सारा तरीका अच्छा होगा तो फ्रॉड से भी बचेंगे, उस प्रोग्राम की नीड्स को भी फुलफिल करेंगे और वो चीज उनको क्वांटिटी क्वालिटी में भी अच्छी मिलेगी। एक और कंपोनेंट है फाइनेंशियल पॉलिसी का, वो क्या है? कंट्रोल्स, कि कंट्रोल्स कैसे एक्सरसाइज करने हैं उस चीज के ऊपर। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का हिसाब कैसे रखना है। अब कैसे हिसाब रखने के ऊपर हमने बताया कि कितनी अमाउंट होगी, अमाउंट कौन खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, कौन साइन करेगा। तो क्या है कि नो एक्सेस टू थर्ड पार्टीज टुवर्ड्स द सेफ और अकाउंटेंट, कि जो अकाउंटेंट है या जहाँ पे आपकी मनी रखी गई है, या यू कैन से जैसे आपका बैंक है, अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का की जो डिटेल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज की तरफ जाना जरूरी नहीं है, तभी जाके आप अपनी उस अमाउंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड टू हैंडल कैश एंड इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सिर्फ एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए कि वो कैश को हैंडल करेगा। फिक्स टाइम पीरियड स्पेसिफाइड फॉर कैश पेमेंट्स, कि कैश पेमेंट्स जो होंगी उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स लगा दिए जाएंगे, किस टाइम पीरियड में दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा। इमरजेंसी पेमेंट्स कैन ओनली बी रिलीज्ड ड्यूरिंग अदर टाइम्स, कि अगर अचानक जरूरत पड़ जाती है प्रोजेक्ट के दरमियान में कि अचानक से काम आ गया या कोई इशू हो गया है तो उसके लिए फर्दर अमाउंट चाहिए तो वो भी किसी टाइम पे रिलीज की जा सकती है। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश लिमिट, कि अगर कोई आपको, जैसे मैंने कहा कि उस एनजीओ के पास प्रोजेक्ट था फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसने बुक्स खरीदनी थी, तो बुक्स खरीदने के लिए उसको मिनिमम कैश लिमिट भी बता देनी चाहिए, उसको मैक्सिमम भी बता देनी चाहिए, कि उस मैक्सिमम और मिनिमम के लिमिट में रह के उसने अपने उस प्रोजेक्ट को या जो उसको एक्टिविटी या जो टास्क दिया गया है उस टास्क को वो फिर फुलफिल करें। कैश रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंटिंग इज डन ऑन डे टू डे बेसिस, कि कैश रिसीट हो रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, तो इन चीज़ों का जो हिसाब किताब है वो रोज़ की बुनियाद पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश बुक मेंटेनेंस, ठीक है। अब कैश बुक मेंटेनेंस हमारे पास क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल जर्नल दैट contains all cash receipts and payments। ये कैश बुक मेंटेनेंस है ना, इट्स नेम क्लियरली इंडिकेट्स। कैश बुक का मतलब है कि ऐसा जर्नल होगा, ऐसा यू कैन से कि एक वे है जिसके अंदर जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी रिसीट्स होंगी, जितने भी बैंक में आपने डिपॉजिट किए चीजें बैंक से निकाली हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड किस में होगा? कैश बुक में होगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रखी जाती हैं, कहाँ पे उनका रिकॉर्ड रखा जाता है? कैश बुक में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पे रेगुलरली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अप टू डेट रखना ज़रूरी है, ठीक है, और उसको डेली बेसिस पे देखना बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरी है। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि इस कैश बुक के साथ काम कर रही है वो चेक करेगी मंथली बेसिस पे कि जो कैश बुक को साइन करेगी वो उसको देखेगी कि कितना अमाउंट दिया गया और कैश रिसीट सारी उस कैश बुक में मौजूद है या नहीं मौजूद है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज है विच इज स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ यू कैन से द स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली कब होगी? जब आपको पता होगा कि आपके पास कितना सामान है, आपके पास सामान कितना है उस सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किस चीज का ख्याल करना जरूरी है कि आपके पास स्टॉक की मैनेजमेंट, स्टॉक क्या है,
कितना सामान आपके पास मौजूद है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि ऐसे आइटम्स की लिस्ट जो आपका मकसद होता है जो आपने बेचनी है, ठीक है, विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। इन्वेंट्री क्या है? इट इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे प्रॉपर्टी है, गुड्स हैं, या इवन जो हम कहते हैं रॉ मटेरियल जो गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनको अगर आपका मकसद बेचना है तो उसकी कंप्लीट लिस्ट इन्वेंट्री कहलाती है। तो इसलिए एनजीओस के पास उसको मेंटेन करना कि उनके पास कितना सामान है और किस सामान को उन्होंने बेचना है, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सामान मौजूद है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी कि एक एनजीओ है, इसका मकसद एजुकेशन से रिलेटेड वो काम कर रही है, प्रोजेक्ट है, तो उसके पास हो सकता है पहले से बुक्स मौजूद हों जो कि किसी जगह पे उसने देनी है, राइट। तो वो स्टॉक कितना है, हो सकता है उनके पास बुक्स पहले से मौजूद हों, तो उनको नया स्टॉक लेने की जरूरत ही पेश ना आए। तो इसलिए एनजीओ को जरूरत पड़ती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, इसलिए वो अपने प्रॉपरली प्लान्स बनाया करें, परचेज प्लान को, ठीक है, और इन परचेज प्लान को डाला करें, शामिल किया करें इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी के। उनके पास कितना स्टॉक है, कितना मटेरियल है, और उस मटेरियल और उस स्टॉक को वो कैसे संभाल के रखेंगे, या अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उन्होंने बेचना है, तो वो कौन सा मटेरियल है और उसको उन्होंने कैसे सेल आउट करना है। तो ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हो गए। इस कंपोनेंट्स में हमने फंडिंग एग्रीमेंट देखा, ठीक है। नंबर सेकंड वन वाज द बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन। नंबर थर्ड वाज कैश हैंडलिंग एंड ट्रांजैक्शन। नंबर फोर्थ वाज द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। नंबर फिफ्थ वाज द कंट्रोल। Number 6 was cash book maintenance, and number 2 was the stock and inventory management. Financial statements क्या है कि ये it is the summary of all the transactions for a specific period of time, ठीक है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर एनजीओ को कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो उस प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड में उसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, कितना लेन देन किया है, उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी समरी करना, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जिन्होंने किया, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। These are produced from the organization's accounting records, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर जो स्टेटमेंट्स बनती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो हम बात कर रहे हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? वेयर द ऑर्गेनाइजेशंस मनी केम फ्रॉम। अब एक एनजीओ को ये रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या इवन एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ये रिपोर्ट करना जरूरी होता है कि जो उसके पास मनी है, जो उसके पास पैसा आया है, वो पैसा उसके पास कहाँ से आया है। और स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनजीओज। एनजीओ से एनजीओ के ऊपर ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, या एनजीओ के लिए ये इंफॉर्मेशन अपनी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इस एनजीओ के पास से पैसा कहाँ से आया। बिकॉज समटाइम्स इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो एनजीओ के पास जो फंडिंग आ रही है वो किसी अनऑथराइज्ड, इलीगल, या यू कैन से कि किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जो उस कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो एनजीओ उनसे ले, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ये बताए कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, हाउ द मनी वॉज यूज्ड अप। जो उसके पास पैसा आया था उसने उस मनी को कैसे यूटिलाइज किया है, कैसे उसका इस्तेमाल किया है। क्या वो उसने किसी प्रोजेक्ट पे लगाया, किसी सेमिनार पे लगाया, किसी कॉन्फ्रेंस पे लगाया, तो हाउ दैट मनी वाज यूज्ड, ठीक है। द आउटकम फॉर द पीरियड, ठीक है, आउटकम उस पीरियड का क्या हुआ, कि अगर उसके पास एक मनी थी, उसके पास कुछ अमाउंट दी गई थी, उसको फॉर एग्जांपल 2 मिलियन दिया गया था, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मेंशन करेगा
कि इस टाइम पीरियड में फॉर एग्जांपल कि उसका वो जो आउटकम है वो क्या था, कि वो सरप्लस है या डेफिसिट है, क्या उसके पास वो अमाउंट कुछ बच गई है या वो कम हो गई थी, तो वो मेंशन करना जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी टाइम पीरियड कवर कर सकती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन कवर अ मंथ, अ क्वार्टर और 1 ईयर। ठीक है, एक ईयर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकती है, मंथ की या क्वार्टर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड द प्रीवियस ईयर्स फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अपनी पुरानी पिछले साल का जो रिकॉर्ड होता है वो भी मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ 2018 टू 19। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सा टाइम पीरियड है, 17 टू 18। किसके लिए, तो ये हमारे पास क्या है, यू कैन से कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा प्रीवियस ईयर फिगर क्या था, पिछले साल हमारे पास कितना था, पिछले साल हमने कितना खर्च किया, इस साल हमारे पास कितना आया और इस साल हमने कितना खर्च किया, तो वो किस में इंक्लूडेड होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ताकि यू कैन से ये आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको ये बता रहा होता है, आप से आप ये देख रहे होते हो, आपको पता चल जाता है कि पिछले साल हमने इतना खर्च किया था, इस साल इतना ज्यादा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, या अगर कम खर्च हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या वो हमारे नुकसान में चला जाएगा या क्या हमारे वो लिए वो फायदेमंद है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो किसको चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एक स्टेक होल्डर हमारे पास प्रोजेक्ट स्टाफ की बात कर रहे हैं, एक स्टेक होल्डर्स हमारे पास मैनेजर्स हैं, फाइनेंस स्टाफ है। अब प्रोजेक्ट स्टाफ को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, ताकि उनको पता चले हाउ मच मनी एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर देयर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट हैज बीन स्पेंट सो फॉर। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट स्टाफ को इसलिए चाहिए होती है ताकि उनको पता चले कि प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, कितनी मनी मौजूद है और कितना अभी तक खर्च हो चुका है। मैनेजर्स को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, टू कीप एन आई ऑन हाउ प्रोजेक्ट फंड्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट फंड्स हैं वो कैसे इस्तेमाल में आए। ठीक है, एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान, कि ओरिजिनल प्लान क्या बना हुआ था, क्या सोचा हुआ था, और अभी जो प्रोजेक्ट हुआ उसके बाद कितना खर्च हुआ, टू हेल्प प्लान फॉर द फ्यूचर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो प्लान कर सके फ्यूचर को। फाइनेंस स्टाफ को क्यों चाहिए होता है, टू मेक श्योर दैट देयर इज एनफ मनी इन द बैंक टू बाय थिंग्स the NGO needs to run its programs। ठीक है, फाइनेंस स्टाफ को इसलिए जरूरी होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ताकि उनको पता चले कि उनके बैंक में कितना पैसा मौजूद है, ताकि अगर उस NGO को कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो वो उन चीज़ों को खरीद सके अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या हम कहते हैं या बोर्ड की बात करते हैं, तो बोर्ड को क्यों चाहिए होती है, टू कीप एन आई ऑन हाउ रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड टू अचीव द NGO's ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो एक आप ये कह सकते हो कि उनके ऊपर एक नजर रख रहे होते हैं, उनके ऊपर चेक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक यू कैन से कि एक मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, कैसे कि कैसे उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। डोनर्स को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, टू मेक श्योर देयर ग्रांट्स आर बीइंग यूज्ड एज एग्रीड, कि जो एग्रीमेंट थी, जो प्लान किया गया था, जिस बात के ऊपर रजामंदी थी, क्या उस रजामंदी के मुताबिक रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये देखने के लिए कि आइदर दैट डोनर विल कंटिन्यू गिविंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, कि क्या उस डोनर जो है वो मजीद आगे दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को क्यों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, टू मेक श्योर दैट एनजीओ पेज एनी टैक्स ड्यूज
and that it does not abuse its status as a not for profit organization। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक तो जैसे अभी ऊपर मैंने मेंशन किया इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उनको ये पता चले कि वो जो उनके पास फंड आ रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये देखने के लिए कि क्या एनजीओ जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो उनका स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट, इस स्टेटस को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? टू नो व्हाट इट कॉस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम। ठीक है, कि जिन जो सर्विसेज उनको मिल रही हैं, किसी इलाके के लोगों को अगर एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वो बेनिफिशरीज हैं। अब बेनिफिशरीज के लिए क्यों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है? ताकि उनको पता चले कि जितना पैसा उनके लिए लिया गया है क्या उतना उनके ऊपर लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा, एंड टू डिसाइड इफ दिस इज गुड वैल्यू फॉर देयर कम्युनिटी। और ये देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि क्या जो वैल्यू, जो कॉस्ट उनको दी गई है उस एनजीओ को, वो उनकी कम्युनिटी के लिए इनफ है, प्रॉपर है या नहीं। जनरल पब्लिक के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? टू नो व्हाट द एनजीओ रेजेस, ये जानने के लिए कि एनजीओ कैसे रेस कर रही है, स्पेंड कर रही है पूरा साल, एंड व्हाट द मनी इज यूज्ड फॉर। ठीक है, क्या कमा रही है, कमा रही मतलब कितना उसे मिल रहा है, कैसे खर्च कर रही है पूरे साल में, और वो पैसा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंडिंग, सोर्सेज ऑफ, एक तो कि who needs funding फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि किसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है। जिसमें हमने देखा प्रोजेक्ट स्टाफ,